हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि हमारा जो डीएड स्पेशल एजुकेशन में सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 11 है फैमिली एंड कम्युनिटी की। तो फैमिली एंड कम्युनिटी में हम लोगों ने यूनिट 2.2 तक अध्ययन कर लिया है। अभी हम इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं वो 2.3 अध्ययन करने वाले हैं। और ये जो आपको वीडियो दिया जा रहा है ये वीडियो सभी के लिए है, यानी कि HI, VI, IDD तीनों ट्रेड के बच्चे इस पेपर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं 2.3 हमारा क्या कह रहा है। इसमें कुछ पारंपरिक प्रथाओं में परिवार की भागीदारी और वकालत का महत्व, इसके बारे में पूछा गया है और इसी के बारे में व्याख्या की गई है। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड एडवोकेसी इन इंटरवेंशनल प्रैक्टिस। तो इसके बारे में हमें पूरा जानना है। तो इसमें सहयोगियों के रूप में परिवारों की किस प्रकार से भूमिका होती है एक दिव्यांग बच्चे के लिए, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके जो माता पिता होते हैं या जो परिवार होता है उनकी अपनी अलग भूमिका होती है और वो अहम भी होती है, क्योंकि कोई भी दिव्यांग बच्चा जो है वो इनसे अलग नहीं होता है। वो किसी न किसी परिवार में तो जन्म लेता ही है और उसके माता पिता होते हैं, और वो जिस भी दिव्यांगता के साथ में जन्म लेता है उस दिव्यांगता को, उस परिवार को या परिवार के सदस्यों को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, यानी कि उन्हें उस बच्चे को स्वीकार करना ही पड़ता है। ऐसे में बच्चों में विभिन्न प्रकार के यहाँ पे आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। वो सभी जो समस्याएं होंगी वो समस्याओं का जो निदान होगा वो परिवार के माध्यम से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से या फिर अन्य भी उसमें शामिल होंगे। तो ये सभी समस्याओं का वहाँ पे निदान करने के लिए जो लोग भी वहाँ पे सहयोग करते हैं उस बच्चे को, वो कह सकते हैं कि उनकी अपनी अलग भूमिका बनती है उस दिव्यांग बच्चे के जीवन में। आगे हम बात करेंगे कि परिवार सहयोग की परिभाषा क्या है और अर्थ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो परिवार सहयोग की परिभाषा ये होती है कि यहाँ पे जो भी परिवार हो, चाहे जिस प्रणाली में हो, चाहे जितनी भी उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वे बच्चे की दिव्यांगता को सबसे पहले एक्सेप्ट करें, उसको समझें। उसके बाद में उस बच्चे को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या आवश्यकता है, वो सभी चीज़ें उस बच्चे के लिए प्रोवाइड कराएं। तो ये एक प्रकार से परिवार जो होता है वो बच्चे के दिव्यांगता में सहयोग करता है। आगे हम बात करेंगे कि परिवार का समर्थन। अब एक बच्चे के लिए परिवार का समर्थन कैसा होना चाहिए, वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, और दिव्यांग बच्चे का लक्ष्य क्या है उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में उनका पूरा भरपूर समर्थन भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर परिवार समर्थन कर रहा है, जो भी बच्चा है वो दिव्यांग है, उसकी क्षमताओं को वहाँ पे वो समझ रहा है कि उसकी कितनी कैपेसिटी बन रही है, कितना वो कर सकता है अपने, कह लीजिए कि बच्चा जो दिव्यांग है उसकी कार्य शक्ति कितनी है, उस चीज़ को पहचान करके तब उसको समर्थन कर रहा है, तो ये एक बच्चे के लिए पॉजिटिव होता है। आगे बात करें कि सामाजिक और भावात्मक समर्थन। कोई भी दिव्यांग बच्चा है, अगर वो माता पिता से सहयोग की भावना नहीं पा रहा है या फिर उनसे हमेशा गलत चीज़ों को सुन रहा है, जैसे कि कोई नकारात्मक चीज़ें माता पिता बोल रहे हैं या परिवार के सदस्य बोल रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो निरंतर निराशा की तरफ बढ़ते हैं और उनको दुख का अनुभव होता है। तो वो बच्चे दुखी हो जाते हैं जब कोई भी परिवार का सदस्य उन्हें किसी भी प्रकार का टोंट मारे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दिव्यांग बच्चा जो भी हो उसको हमेशा सहयोग की भावना से
या सिंपैथी दिखाना चाहिए उसके प्रति। उसको जो भावनात्मक लगाव होता है उसके अंदर भी या आपके अंदर भी वो भावनात्मक लगाव एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, ये नहीं अलग हो या नकारात्मक विचार आपके अंदर आए। उस नकारात्मक विचार को आप अगर प्रकट करेंगे दिव्यांग बच्चे के सामने तो बच्चा कभी भी उसको स्वीकार भी नहीं कर पाएगा और अपने आप को कोसता रहेगा, यानी कि उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी। आगे बात करें तो पुनर्वास जो होता है, ये पुनर्वास में अगर लंबे समय तक एकीकृत वैचारिक ढांचे का अभाव रहे तो इससे भी बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे कि परिवार में एकजुट ना हो, कला कलेश मचा रहे तो फिर बच्चे की तरफ ध्यान नहीं जाता है। दिव्यांग बच्चा कोई भी प्रतिक्रिया करे तो उस प्रतिक्रिया के तरफ भी किसी का वहाँ पे अगर ध्यान नहीं जा रहा है तो भी बच्चे की जो दिव्यांगता होगी वो अक्सर बढ़ती ही आपको दिखाई देगी। अगर हम देखें शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से अगर हम सुधार करना चाह रहे हैं तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और वो हस्तक्षेप की जो प्रक्रिया होगी उसको जल्द से जल्द यहाँ पर लागू करने की ज़रूरत भी होगी। अगर ऐसे में हम जो हस्तक्षेप की प्रक्रिया है उसको लागू नहीं कर रहे हैं तो फिर बच्चे की दिव्यांगता आगे चल के भयावह रूप ले सकती है। और अगर हम बात करें कि बच्चों के पुनर्वास के लिए, तो बच्चों को पुनर्वास इसलिए देना चाहिए ताकि वे शिक्षा ग्रहण कर सकें या कोई अपना व्यवसाय कर सकें, श्रम बाजार जिसको बोलते हैं, या फिर वो अपने जीवन में एक अच्छा नागरिक बन सकें। इसके लिए जो पुनर्वास होता है बहुत ही आवश्यक होता है। पुनर्वास जो होता है वे स्वैच्छिक से भी हो सकता है कि बच्चा अपने इच्छा के अनुसार भी पुनर्वास ले सकता है। उसमें जो उसको उपकरण चाहिए या फिर उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे जो भी चीज़ चाहिए उसको वो स्वेच्छा से ले सकता है। और कुछ व्यक्तियों को पुनर्वास जो होता है वो विकल्प के रूप में भी दिया जाता है, क्योंकि विकल्प के रूप में इसलिए दिया जाता है कि अगर उस बच्चे को आवश्यकता है तभी वो बच्चा उस पुनर्वास को ग्रहण करे। ऐसे में जो परिवार होता है वो भी इस चीज़ में शामिल होता है कि बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो, और इसलिए वो पुनर्वास दिलाने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए तत्पर रहते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। बौद्धिक दिव्यांग यानी कि आईडी वाले जो बच्चे होते हैं उनकी ज़्यादा देखभाल करनी होती है। शिक्षा और जो पर्यवेक्षण होता है उसमें माता पिता जो होते हैं वे अक्सर केंद्र बिंदु बने होते हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं इस चीज़ की। इसमें अगर देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं उन्हें साहित्य का महत्व बताया जाता है, या फिर कह लीजिए कि परिवार के अत्यधिक महत्व के बावजूद भी माता पिता की जो भूमिका होती है शायद ही कभी चर्चा वहाँ पे की जाती है, क्योंकि आईडी के जो बच्चे होते हैं उनका जो पालन पोषण होता है वो माता पिता के पैटर्न से संबंधित, यानी कि व्यावसायिक साहित्य या शौक और संकट की प्रतिक्रियाओं से लेकर स्वीकृति की प्रतिक्रिया तक, या फिर पैटर्न के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का वर्णन करता है। यानी कि आईडी के जो बच्चे होते हैं उनको जो पुनर्वास दिया जाता है उसमें माता पिता को कम ही शामिल किया जाता है, उनको महत्व कम दिया जाता है। इसलिए क्योंकि वे बच्चे थोड़े से हाइपर होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको अगर प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का पुनर्वास दे रहे हैं तो माता पिता वहाँ पे नहीं होते हैं, क्योंकि माता पिता को वो पहचानता है और वो उनको देखकर और भी ज़्यादा हाइपर हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जो उनका विकास करना होता है, विकासात्मक रूप उनका होता है, वो यहाँ पे थोड़ा सा बाधित होने लगता है अगर उनके माता पिता शामिल हैं तो। अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं तो वे वयस्कों के रूप में किस प्रकार से यहाँ पे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अगर इन बच्चों को सहयोग दें तो ये फिर पेशेवरों और परिवारों के बीच में अपनी साझेदारी को ये साझा कर सकते हैं, या परिवारों के परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए भी मददगारों की ओर से धैर्य और सहानुभूति और खुलापन हो सकता है। और जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित जो जानकारी है उसको रोकने की जो अवधारणा होती है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। जो भी जानकारी अगर लेनी है दिव्यांग बच्चे के प्रति वो जानकारी पूरी लेनी चाहिए। परिवार के साथ में विचार विमर्श करके ही उस बच्चे को जो भी पुनर्वास देना है वो देना चाहिए। योजना और निर्णय लेकर ही माता पिता की जो भागीदारी होती है वे आईडी बच्चों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। माता पिता पुनर्वास में सच्चे भागीदार बने, इसके लिए आवश्यक ये होता है कि
जो भी चिकित्सक दे रहा हो या थेरेपिस्ट हो या फिर कह लीजिए कि ऑडियोलॉजिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, वो माता पिता के भागीदारी को अगर वहाँ पे बनाना चाह रहा है तो उनसे फिर वो सलाह ले और योजना बनाए, तभी बच्चे पर उनको लागू करे कि तभी वो बच्चे के किसी भी प्रकार से उसके उस दिव्यांगता में शामिल हो सकें। माता पिता को योजना में शामिल होने का अधिकार होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो उनकी पहली जिम्मेदारी होती है। घर के जो बच्चे के जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि वे जीवन का एक हिस्सा अपना घर में ही बिताए होते हैं। तो माता पिता वहाँ पे अगर शामिल हो रहे हैं तो इससे बच्चे के पुनर्वास देने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए मदद भी मिलती है। माता पिता बच्चे की समस्याओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि दिव्यांगता के प्रभाव का आकलन वे कर चुके होते हैं, और ऐसे में जब बच्चा जन्म लेता है तभी से अपने बच्चे का वो आकलन कर रहे होते हैं। पारिवारिक भागीदारी के बिना जो व्यावसायिक प्रयास किया जाता है वो सफल नहीं होते हैं, और माता पिता को बच्चे के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं उन सभी विकल्पों को जानने का पूरा अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर जो भी प्रशिक्षण दे रहा है वो ऐसे ही लागू नहीं कर सकता है। आगे बात करें तो फिर दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं उनके पुनर्वास की प्रक्रिया में भी परिवार के सफल होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दिव्यांगता के बारे में जानते हैं परिवार भ्रमित नहीं होता है इससे, क्योंकि बच्चा किस डिसेबिलिटी से ग्रसित है इसका परिवार को पूरा पता होता है, और उसका दिव्यांगता का प्रभाव बच्चे पर क्या पड़ रहा है, उसकी कौन सी क्षमता कम होती जा रही है, इस पे भी परिवार अपना विचार विमर्श भी करता है। जो भी उनको पुनर्वास देने वाले होते हैं, चाहे वो चिकित्सक हों या फिर कोई और भी हो। आगे बात करेंगे कि जो पूरा परिवार होता है वो सीखने, प्रयोग करने, विचारों के साथ और दिव्यांग परिवार के सदस्य को समझने, स्वीकार करने और प्यार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे प्रयास करता है, और जो भी निर्णय लेता है बच्चे के प्रति वो भी निर्णय कहीं ना कहीं अपने बच्चे के हित में ही लेता है। दिव्यांगता को सभी स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है परिवार का कोई एक सदस्य हो जो अस्वीकार करते, तो जो अस्वीकार करता है उसको भी बाद में स्वीकार करना पड़ता है। और परिवार के जो भी पेशेवर हों वो परिवार से मिलें और उनसे जो भी परिवार बच्चे के बारे में नोटिस कर रहा हो वो सभी चीज़ें खुलकर बतानी चाहिए, तभी बच्चे की मदद हो पाती है। परिवार को पुनर्वास के तरीकों और बच्चों के लिए खुले रास्तों के बारे में अवगत कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परिवार को ना बताएं, आप बच्चे को भी ना बताएं। बच्चे को जो भी आप प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं वो परिवार से ज़रूर साझा करें। परिवार के सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपस्थित रहें। ऐसा ना हो कि परिवार वहाँ उपस्थित नहीं है, आप कोई भी निर्णय ले लीजिए, या फिर परिवार के जो भी सदस्य हों वो बच्चे में अपनी भूमिका को भी वहाँ पे निभाएं। पेरेंट्स एसोसिएशन वह संरचना होती है जिसके माध्यम से किसी स्कूल में माता पिता अभिभावक अपने बच्चे के लिए सर्वोत्तम संभव शिक्षा के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। आगे बात करें तो शिक्षा अधिनियम 1998 अभिभावक संघ की भूमिका ये निर्धारित करता है कि पेरेंट्स एसोसिएशन घर और स्कूल की प्रभावी साझेदारी बनाने के लिए प्रिंसिपल, स्टाफ और प्रबंधन बोर्ड एक साथ काम करेगा। जैसे आप देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं आपके घरों के, तो अगर पढ़ रहे हैं तो महीने में एक बार पेरेंट्स काउंसलिंग मीटिंग होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, उनसे बातचीत होती है, आपका बच्चा स्कूल में कैसा प्रदर्शन कर रहा है वो माता पिता से साझा करते हैं, या माता पिता घर पे अपने बच्चे का प्रदर्शन जो भी देखते हैं उस चीज़ को टीचर से साझा करते हैं। तो ऐसे में एक साथ अगर काम करेंगे तभी आप अपने बच्चे के हित में कोई भी कार्य कर पाएंगे। आगे बात करें तो स्कूलों में माता पिता की जो भागीदारी होती है वो शैक्षिक शोध के अनुसार ही होता है, क्योंकि आप बच्चे को शिक्षा देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, और वो आपको पता कहाँ से लगेगा, माता पिता से लगेगा। आगे बात करें तो माता पिता और शिक्षक एक साथ जब काम करते हैं तो बच्चा अक्सर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है।
अभिभावक संघ या प्रिंसिपल या प्रबंधन बोर्ड जो होता है वह उन नीतियों या मुद्दों या घटनाओं पर सलाह दे सकता है जहां पर स्कूल नीति की जो समीक्षा होती है उसकी आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए हम बताएं तो बदमाशी, सुरक्षा, गृह कार्य, नामांकन या व्यवहार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, इन सभी में अगर प्रबंधन बोर्ड, प्रिंसिपल या अभिभावक सभी शामिल हैं तो फिर बच्चे का उच्च विकास होगा। आगे बात करें तो अभिभावक संघ पाठ्य गतिविधियों का सुझाव और आयोजन दोनों कर सकते हैं, और पेरेंट्स एसोसिएशन स्कूल में अभिभावकों के लिए एक सहायता भी होता है। अभिभावक संघ सामयिक या प्रासंगिक मुद्दों पर अभिभावकों को संबोधित करने के लिए वक्ताओं को आमंत्रित कर सकते हैं। अभिभावक संघ किसी व्यक्तिगत शिक्षक या अभिभावक के विरुद्ध शिकायत का मंच यहाँ पे नहीं होता है कि आप किसी के विरुद्ध आप यहाँ पे शिकायत कर दीजिए, तो यहाँ पे वो खींचातानी नहीं होगा। अभिभावक या जो प्रचार होते हैं वो आपस में साझेदारी से बच्चे के लिए एक केंद्र बिंदु बन सकते हैं, क्योंकि वे जो अभिभावक होते हैं बच्चे के दैनिक क्रियाकलापों से अवगत होते हैं और डेली स्कूल में किस प्रकार से बच्चे का वहाँ पे कार्य हो रहा है या उसका प्रदर्शन कैसे हो रहा है, वो सभी शिक्षक वहाँ पे अवगत होते हैं। तो ऐसे में अगर दोनों लोग एक साथ आ जाएं तो फिर बच्चे का उच्च विकास किया जा सकता है। संचार प्रणाली जो होती है ये भी आप देख लें। संचार प्रणाली जो होती है इसकी भी एक योजना बनाई गई है। समय समय पर इसका एक साथ समीक्षा करना एक महत्वपूर्ण होता है और ये दोनों पक्षों की तरफ से कार्य कर रही होती है। आप संचार प्रणाली के माध्यम से भी बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अभिभावक संघ और विद्यार्थियों के बीच में कैसी साझेदारी होनी चाहिए। तो बच्चों को उन मामलों में अपनी आवाज़ रखनी चाहिए जो उन्हें प्रभावित करती है और उनके विचारों को भी राष्ट्रीय बाल रणनीति 2000 से लेकर 2010 के अनुरूप उनकी उम्र और परिपक्वता के अनुसार उचित महत्व दिया जाना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बच्चे के विचारों को बिल्कुल यहाँ पर महत्व नहीं देंगे, बच्चों के विचारों को ही महत्व देंगे, तभी आप बच्चों के बारे में जानेंगे। बच्चा किस परिवेश से आया है, क्या क्या सीख सकता है, उसकी क्षमताएँ क्या हैं, वो क्या कार्य कर सकता है, ये सभी चीज़ आप जान सकते हैं। अभिभावक संघ को विद्यार्थियों को जानकारी देने और उन्हें प्रभावित करने वाले जो भी निर्णय होते हैं उन्हें शामिल करने की संस्कृति और प्रथा को सक्रिय रूप से यहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल की व्यवहार जो संहिता है, धमकाने या विरोधी नीति, इन सब से दूर रखना चाहिए और ये सब कार्य बिल्कुल वहाँ पे नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पर तो स्कूलों में अब अपने विद्यार्थियों के लिए परिषदें हैं जो बच्चों के लिए चर्चा करने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र भी माना जाता है। इससे बच्चा अपनी बातों को वहाँ पे रख सकता है या फिर उसे नाटक कौशल के माध्यम से भी अपने विचारों को रखने का पूरा वहाँ पे अधिकार होता है। और ऐसे में कह लीजिए कि एक बाल सभा बुलाई जाती है, उस बाल सभा में बच्चे अपने अपने तर्क वितर्क करते हैं और उनके माध्यम से अपनी भावनाओं को भी शेयर करते हैं। माता पिता जो होते हैं वे छात्र परिषदों की स्थापना में बच्चों का समर्थन करते हैं और विद्यार्थी परिषद जो होता है वो माता पिता और बाकी जो स्कूल के समुदाय के लोग होते हैं या बच्चों की आवाज़ सुनने का पूरा यहाँ पे अवसर भी देता है। पेरेंट्स एसोसिएशन को कर्मचारियों और प्रबंधन बोर्ड के साथ में विद्यार्थियों के जो भागीदारी होती है उसको अवसर देना चाहिए और एक साथ योजना बना करके उनकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके विद्यार्थियों को स्वयं से कोई चीज़ कर रहे हैं या फिर कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें पूरा अपनी भागीदारी निभाने का पूरा मौका देना चाहिए। अभिभावक संघ जो होता है वह एक ऐसी संरचना होती है जो माता पिता को उनके बच्चों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से यहाँ पर समर्थन दिया जाता है। माता पिता या फिर अन्य जो माता पिता से मिलने आए या फिर बच्चों के पालन पोषण या उन्हें सीखने में मदद करते हैं, वे सभी अनुभव साझा करने के लिए अवसरों को अक्सर महत्व दें, क्योंकि जब वे एक दूसरे के बातों को नहीं सुनेंगे, विद्यार्थियों से नहीं मिलेंगे, विद्यार्थियों के विचारों को नहीं जानेंगे, तो फिर वे बच्चों के बारे में या पेरेंट्स के बारे में ना तो शिक्षक जान पाएगा और ना ही बच्चा पेरेंट्स के बारे में या शिक्षक के बारे में जान पाएगा। मतलब यहाँ पे एक दूसरे के बारे में लोग नहीं जान पाएंगे।
अगर आगे बात करें तो जो अभिभावक संघ होता है वो पूरी तरीके से अभिभावकों का प्रतिनिधित्व करता है और अभिभावकों का जो संघ होता है उसको मजबूत बनाता है और नेटवर्किंग में भी उसको मदद मिलती है इससे। इससे क्या होता है कि सीधी और सरल जो भाषा होती है उसका उपयोग करके सामग्री तैयार किया जाता है, यानी कि ऐसा टीएलएम तैयार किया जाता है जो संचार और सम्मानजनक रूप से उसको प्रयोग किया जा सके। आगे बात करें तो बैठकों के लिए एक ऐसा समय चुनें जो अधिकांश अभिभावक उसमें उपस्थित हो सकें। ऐसा नहीं हो कि आप कोई ऐसा टाइम निर्धारित कर दें जिससे अभिभावक लोग वहाँ पर उपस्थित ना हो पाएँ, जिससे उनके विचार विमर्श ना जान मिले। संभव हो तो सुनिश्चित ये करें कि अभिभावक संघ की जो बैठक है हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर सरलता से लोग वहाँ पर पहुँच सकें। विशेष रूप से स्कूलों में बच्चों के कम प्रतिनिधित्व वाले माता पिता तक पहुँचें। और उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यात्री और प्रवासी समुदायों के जो माता पिता हैं या फिर अभिभावक संघ की समिति में शामिल होने वाले के लिए उनको आमंत्रित करें। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो फिर क्या होता है कि आप उन बच्चों के अभिभावकों का पूरा वहाँ पे जो विचार विमर्श होता है उनका वो भी जान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप बच्चों के प्रति कार्य करते हैं। तो ये था हमारा 2.3 जो कि इस चैप्टर में इस वीडियो में कंप्लीट किया गया। आगे हम पढ़ेंगे 2.4 जिसमें परिवार कैसे सशक्त बना सकता है एक दिव्यांग बच्चे को, उन सब की भूमिका को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में अगर आप जो भी क्वेश्चन वगैरह करेंगे या फिर जो चीज़ टॉपिक नहीं समझ में आएगा उसको आप लोग वहाँ पे लिखेंगे तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को सॉल्व ज़रूर करवा देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, अब चेंज हो रहा है, ठंडक आ रही है, तो फिर थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। और मौसम बहुत अच्छा है पढ़ाई करने के लिए, आप लोग अपनी लगातार पढ़ाई में बने रहें। धन्यवाद।